नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया। मैं हूं पंकज शर्मा। मेरे साथ हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क के सीएमडी और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय जी। जैसा कि आपको बता दें कि भारत एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल नेटवर्क को जो चैनल लॉन्च हुआ था उसको 1 साल पूरा हो गया है। इस 1 साल में अनुभव कैसा रहा, चैनल की लॉन्चिंग के बाद से अब तक क्या परिवर्तन आए हैं, इन्हीं सब बातों पर चर्चा हम आज करेंगे उपेंद्र राय जी से। उपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पंकज, कैसे हैं? बस सर, धन्यवाद। और आपको पहले तो ढेर सारी बधाई, धन्यवाद, बहुत जो आभार। चैनल का सफलतापूर्वक 1 साल आपने जो पूरा किया है। बिल्कुल। तो सर, हम ये पहला क्वेश्चन ये जानना चाहेंगे कि 1 साल के सफ़र में तमाम तरह के अनुभव रहे होंगे, कुछ चुनौतियां भी आई होंगी, अच्छे खट्टे मीठे अनुभव। तो उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं हम। देखिए, जब हम लोग चैनल लॉन्च कर रहे थे तो उस टाइम एक मन के अंदर डर भी था कि बाज़ार में देश में करीब 400 चैनल हैं, छोटे बड़े मिला के। उसमें हम राष्ट्रीय चैनल लॉन्च कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक राष्ट्रीय चैनल कुल मिला के देश में 15-20 हैं। अब उस 15-20 में हमें जगह बनानी थी। तो क्या होता है कि एक होता है कि आप नीचे से शुरू करते हैं और एक होता है कि आप पहले ही दावा करते हैं कि हम 15-20 में रहेंगे। तो वो जो दावा है वो कहीं ना कहीं मन के अंदर थोड़ा सा भय भी था, क्योंकि चैनल को चलाने के लिए इतना बेहतर वित्तीय प्रबंधन चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट चाहिए। कि हम लोगों का जो बैकग्राउंड था, हम लोग बहुत किसान परिवार से, गांव से आए हुए लोग थे, और हम लोगों का कोई गॉडफादर नहीं था इस शहर में कि जो ये कहे कि नहीं भाई चलो हम तुम्हारे ऊपर 100 करोड़ रुपये लगाते हैं चैनल खोलने के लिए। हाँ, ये ज़रूर रहा कि मेरा चैनल शुरू करने से पहले का जो प्रोफेशनल कैरियर रहा वो बेहद सक्सेसफुल रहा है। ऊपर वाले की, बड़ों की बड़ी कृपा रही है, बड़ों का आशीर्वाद और परमात्मा की कृपा रही है कि सहारा न्यूज़ नेटवर्क में मैं लगभग 14 साल करीब पूरे किए एज ए CEO, एडिटर इन चीफ के तौर पे। और सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सहारा श्री का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद स्नेह रहा, और फाइनेंशियली भी उन्होंने मुझे बहुत मजबूत किया। अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनकी यादों का एक भरा पूरा संसार मेरे साथ चलता रहता है। तो मैं कह सकता हूँ कि उनके द्वारा जो मुझे मदद समय समय पे मिलती रही, या 15 साल जो उनके साथ मैंने काम किया, वो आधार रहा ये निर्णय लेने के पीछे। क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग पर्सन था, और मेरी जो सेविंग्स थी वो इस निर्णय के पीछे ताकत बन के उभरी। और लेकिन ये था कि भाई 4 महीने तो हम चला लेंगे, आगे क्या करेंगे जी। लेकिन ये होता है कि जब आपका मन पवित्र होता है, आपके हौसले बुलंद होते हैं, आप सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति होते हैं, तो प्रकृति और बाकी जो है इकोसिस्टम आपको मदद करता है। लेकिन जो हमारी टीम बनी एडिटोरियल की और जो मार्केटिंग सेल्स की, उस टीम ने भी बहुत कमाल किया। और 25 साल के अपने करियर में मैंने जो जीवन में रिश्ते कमाए थे, उन रिश्तों ने भी बहुत मदद की। 10 राज्यों ने हमें विज्ञापन देना शुरू किया। करीब 25 कारपोरेट्स हैं जिन्होंने बिना बार्क रेटिंग के मेरे ऊपर भरोसा किया। और मैं कह सकता हूं कि जिस रेट पर हम सेल्स करते हैं, देश के किसी न्यूली लॉन्च चैनल ने अभी तक नहीं किया होगा। नहीं, अब टीवी इंडस्ट्री में जैसे कई सारे चैनल खुले हैं और अब भी लगातार खुल रहे हैं, तो भारत एक्सप्रेस चैनल दूसरे चैनल से खुद को कैसे अलग देखता है? भारत एक्सप्रेस चैनल का जो कंटेंट है, भारत एक्सप्रेस चैनल का जो प्रेजेंटेशन है, भारत एक्सप्रेस चैनल की जो टीम है, भारत एक्सप्रेस चैनल की जो रेवेन्यू स्ट्रीम है, इसको मैच करने वाला इतने कम समय में देश में कोई चैनल पैदा ही नहीं हुआ। इतने कम समय में हम नियर बाई अब प्रॉफिट पे आने के करीब हैं। अगर जिस तरह स्पीड से हम चल रहे हैं ऐसे चलते रहे तो अगले 6 महीने में हम देश के पहले चैनल होंगे जो घोषणा करेंगे कि हमने अपने को प्रॉफिट में कर लिया है, और हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की घोषणा करते हैं। जी। अभी हमने देखा कि पहले स्टिंग ऑपरेशंस होते थे जी, बीच में उनकी संख्या नगण्य या मतलब बहुत कम हो गई थी। अब भारत एक्सप्रेस ने एक शुरू किया, चैनल ने स्टिंग का एक सिलसिला शुरू किया लगातार। इस बीच में बहुत सारे स्टिंग्स किए हैं, जैसे करीब छोटे बड़े हमने 50 स्टिंग किए हैं एक साल में। जी जी जी। तो क्या मतलब, जैसे अभी तक स्टिंग क्या होता है, ज़्यादातर पॉलिटिकल बेस्ड होते हैं, किसी सब राजनीतिक वगैरह के कर लिए। आपने जो जन सरोकारों वाले किए हैं, जैसे पार्किंग वाला हमने देखा था, बूचड़ खानों को लेकर देखा था, एटा वाला मुद्दा भी काफ़ी वो रहा था, जिसमें प्रशासन ने बहुत ज़्यादा उसमें एक्टिवनेस दिखाई थी और उस पर कार्रवाई भी हुई थी। तो आप किस तरह से सामाजिक सरोकारों के मुद्दों को किस तरह से उठा रहे हैं? देखिए, जब हम लोग जर्नलिज्म कर रहे थे तो एक चीज़ मैंने सीखी थी
कि सिर्फ सरकार को क्रिटिसाइज करना ही जर्नलिज्म नहीं है। जर्नलिज्म ये भी है कि समाज में हजारों मुद्दे बिखरे पड़े हैं। अब वो कौन से मुद्दे हैं जो हमारे जीवन पे गहरा प्रभाव डालते हैं या सरकार को भी सोचने के लिए मजबूर करते हैं। मैं खुद इन्वेस्टिगेटिव बैकग्राउंड का मतलब जर्नलिस्ट रहा हूँ। मैंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में अपने करियर के लंबे समय को दिया है। 97 से लेके 2010 तक मैंने 13 साल तक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म खुद किया। और जब मैं सहारा ग्रुप का CEO बना तब जाहिर सी बात है कि डे टू डे रूटीन और रिपोर्टिंग करना संभव नहीं रहा जी। तो हमारे चैनल में एक इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग विंग है जिसमें करीब 10 लोग हैं। और वो 10 लोग कोई कोबरा पोस्ट से आया हुआ है, कोई तहलका से आया हुआ है, कोई अदर नेटवर्क से आया हुआ है। और हमारे यहाँ बहुत ही तेज़ तर्रार जर्नलिस्ट हैं सुबोध जैन, पुराने जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मैं उनकी लेखनी को बहुत ज़्यादा सराहता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। तो सुबोध जैन उसको हेड करते हैं और हम सभी लोग मिल के डिस्कशन करते हैं। कोई टॉपिक आता है तो पहले उस पर प्रॉपर डिस्कशन होता है कि इसको करना है कि नहीं करना है। जब उसको हम कमीशन करते हैं तो टीम फिर उस पर लगती है, करती है। और मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से आज के डेट में मीडिया भी अलग अलग खेमों में बंट चुका है, भाई लेफ्ट विंग राइट विंग तो था ही, लेकिन आजकल XYZ मीडिया भी लोग कहने लगे हैं। कोई गोदी मीडिया कहता है, कोई कुछ कहता है। मेरा ये मानना है कि ये जितने स्लैंग बने हैं ये वे लोग हैं जो खुद से बहुत आत्ममुग्ध हैं। जर्नलिज्म केवल राइट विंग होके या लेफ्ट विंग होके करने का नाम नहीं है। जर्नलिज्म वही है जो मैंने आपकी सहयोगी को बोला अभी कि पत्रकार का जीवन एक दर्पण की तरह होना चाहिए। उसकी कलम जो है एक आईने की तरह होनी चाहिए कि जो घट रहा है उसको रिपोर्ट कर दे और पब्लिक एट लार्ज को, यानी पर्टिकुलर को जनरल फॉर्म में ले जाए, यानी पब्लिक एट लार्ज तक उस बात को पहुंचाए, बताए, ताकि कहा जाता है कि जनता जनार्दन ही भगवान होती है। जनता की अदालत में जो फैसले होते हैं वही हमारे जीवन के फैसले को निश्चित करते हैं। जिस तरीके से जनरल इलेक्शन आने वाला है 2024 का, सबको जनता के दरबार में जाना है और सबके भाग्य का फैसला जनता करेगी। और जो जनता करेगी वही अगले 5 साल तक हमारी पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोशनाई, या कह सकते हैं कि A to Z सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता है। वेलफेयर स्टेट है तो उसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के हमारा जो जर्नलिज्म है, बस एक लाइन में मैं कहूँगा कि हम दर्पण की तरह रहना चाहते हैं। हमारा मोटो है कि बी लाइक अ मिरर, जो है वो दिखा दो, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी हमारे हाथ में नहीं है। ठीक करने की जिम्मेदारी दूसरे के हाथ में है। भाई कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, प्रेस, मेरा ये मोटो था कि भाई न्यूज़ ज़्यादा व्यूज़ कम जी। जैसे मेरे चैनल पे 24 आवर्स की प्रोग्रामिंग है, 24/7 प्रोडक्शन चल रहा है, लेकिन हमने व्यूज़ वाले सिर्फ 2 प्रोग्राम रखे हैं। एक अदिति त्यागी करती हैं और एक हमारे यहाँ याना मीर हैं, वो करती हैं। बाकी हमने कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं रखा जिसमें कि भाई 10 गेस्ट बुला लिए और उसमें बहस करवा रहे हैं जी। तो मुझे इसमें भरोसा नहीं आता जी। और भरोसा नहीं आता इसलिए मैं इसको करता नहीं। मुझे लगता है कि जनता को उनके सरोकार की, उनकी ज़रूरत की खबरें दिखाएं, उनको खबरों के जरिए एजुकेट करें, ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर मैं इस ट्रेड में हूँ, इस मीडिया में हूँ, तो मैं अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी समझता हूँ और मैं उसी तरह से एक्ट करता हूँ। अभी सर जैसे बात हो रही थी चुनाव की, चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव को लेकर भारत एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क की क्या स्ट्रेटजी है? जैसे पब्लिक के बीच जाना, ओपिनियन पोल और लोगों से बात करना, क्या मतलब कुछ प्लानिंग आपकी क्या है? बिल्कुल, हमारी ओपिनियन पोल के लिए हमने एक एजेंसी पहले से हायर कर रखी है। ऑलरेडी वो काम कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के हमने एक एक्सटेंसिव सर्वे किया और मैं किसी चैनल का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हमने जिस तरीके के सवाल जनता से पूछे, और ज़्यादा नहीं, 10,000 15,000 के सैंपल सर्वे हमने करवाए। बाकी देश के सारे बड़े बड़े चैनलों ने, जो 1 2 3 हैं, उन सब ने भी फॉलो किया हमें जी। अच्छा, जैसे आजकल देश बदल रहा है, बात हो रही है कि लगातार देश बदल रहा है, आगे नई तरक्की कर रहा है, नए भारत की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कई बार बात कर चुके हैं, उसको इस दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं। तो भारत एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क एक नया चैनल, जैसे 1 साल हो गया इसको, तो नए भारत की दिशा में अपना कोई विज़न है?
बिल्कुल। जी हमने पहले दिन ही चैनल लॉन्च करने से पहले ही कहा कि हमारे पास अगर प्रश्न 22वीं सदी 23वीं सदी के हैं तो हम वो चैनल नहीं हैं जो हम 5वीं सदी की किताब निकाल के जनता के सामने उत्तर रखें। जी भाई नए ज़माने की चुनौतियों के लिए, नए ज़माने के प्रश्नों के लिए नए उत्तर चाहिए। और मैं खुद ये मानता हूँ कि मैं एक प्रोग्रेसिव पर्सन हूँ और मैं नए ज़माने के लोगों से नए लैंग्वेज में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि कोरे कागज़ पर ही कुछ लिखे जाने की संभावना होती है। गुदा हुआ कागज़ अखबार होता है जो आदमी 1 घंटा पढ़ता है, बाद में वो रद्दी के भाव बेच दिया जाता है। तो हम अपने को इतना कोरा ज़रूर रखना चाहते हैं कि उस पे नए ज़माने की तस्वीर बनाई जा सके और उसकी तदवीर लिखी जा सके। जी, तो उस विज़न पे अपना बिल्कुल। काम और हम मतलब नेशन फर्स्ट हमारा पहला मोटो था और नए भारत की नई आवाज़ हैं हम। जी और हमने अपना टैगलाइन सत्य साहस समर्पण रखा था, जो हमारी संस्कृति की या भारत देश की मूल भावना रही है जी कि इस देश ने आक्रांता की तरह किसी देश को लूटने की दिशा में या किसी सीमा विस्तार में किसी को अपने सीमा में मिलाने के लिए उस तरह से आक्रमण नहीं किए भारत ने कभी। भारत देश पर 3000 साल तक लगातार आक्रमण होते रहे। जी लेकिन हाँ, आचार्य चाणक्य की बात मुझे याद आती है। उन्होंने इस देश के सभी राजाओं सूबेदारों से कहा था कि हम आक्रमण नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अपने को इतना कमज़ोर भी ना बनाएं कि कोई दूसरा आए और हमारे घर का दरवाज़ा खोल के हमें लूट के ले जाए। लेकिन उस वक्त उनकी बात पे कंसेंसस नहीं बना और तब से लेके 16वीं शताब्दी तक अंग्रेज़ों तक भारत पे आक्रमण होते रहे और भारत को इस रूप में उस रूप में लूटा जाता रहा। लेकिन आचार्य चाणक्य की बात मान लिया गया होता तो जाहिर सी बात है कि हम अपने को लूटने नहीं देते, हम अपने को इतना मजबूत बना लेते। हम आक्रमण नहीं करते अलग बात थी, लेकिन हम अपनी सीमाएं इतनी मजबूत बना लेते कि हमें कोई लूट नहीं पाता, हमारी सीमा में कोई प्रवेश नहीं कर पाता। जो हमने 3000 साल पहले उनकी बात नहीं मानी और उसका नतीजा रहा कि हम 3000 साल तक लगभग गुलाम रहे। अच्छा, आजकल की पत्रकारिता जो है उसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठते रहते हैं। ये आरोप लगता रहता है कि पत्रकारिता पहले जैसी नहीं रही, अब इसमें एजेंडा शामिल हो गया है। तो इस दौर में भारत एक्सप्रेस ने कैसे पत्रकारिता के मानदंडों को बनाए रखा है आज के समय में? देखिए, एजेंडा पत्रकारिता हम नहीं करते, न हम राइट विंग हैं न हम लेफ्ट विंग हैं। हमारे सर्वाइवल का सबसे बड़ा आधार यही है कि हम सिर्फ खबरों को दिखाते हैं और हम ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर, जो खुशवंत सिंह जी का टैगलाइन होता था, हम उसी फार्मूले को मानते हैं और उसी फार्मूले पे चलने का प्रयास करते हैं, उसी फार्मूले पे हम चलेंगे। जी, एक नई और है कि मोबाइल जर्नलिज्म, आजकल जिसके हाथ में मोबाइल है कहा जाता है कि वही पत्रकार हो गया। तो पत्रकारिता में जो ये नया ट्रेंड आया उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, इस पे एक एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहूँगा। जी पहले ये था कि ज्योतिष से एग्जाम्पल देके मैं अपनी बात कंप्लीट करूँगा। जी पहले जमाने के हिसाब से ज्योतिष की प्रैक्टिस सिर्फ ब्राह्मण का बेटा कर सकता है, जिसका नतीजा हुआ कि ज्योतिष रसातल में चला गया, ये विद्या विलुप्त हो गई। जी लगभग 50 से 55 साल पहले भारत में जिस तरीके से ज्योतिष के ऊपर अदर लोगों ने, अगर कोई लड़का कन्नौजिया है या कोई लड़का यादव है या कोई लड़का दूसरी बिरादरी से है, जब उसने ज्योतिष को पढ़ना चालू किया और ऐसे लोग भी ज्योतिष में निकल के आए जो ब्राह्मण कम्युनिटी से नहीं है, मैं ब्राह्मण कम्युनिटी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि और भी प्रतिभाएं जब आईं तो ज्योतिष ने सारे दरवाज़ों को तोड़ते हुए अपनी जगह फिर से बनाई और दुनिया के लगभग 200 देश हैं, 200 में से करीब करीब 180 देश ज्योतिष पर भरोसा करते हैं और यह एक परफेक्ट साइंस है जिस पर बहुत ज़्यादा धूल जम गई थी। लेकिन आज हर विश्वविद्यालय में ज्योतिष के पाठ्यक्रम हैं और मैंने एक भारतीय ज्योतिष महासंघ का कार्यक्रम हुआ था अप्रैल 2023 में दिल्ली विधानसभा सचिवालय सभागार में, तो वहाँ मैंने बोला था कि आने वाले दिनों में स्कूल के पाठ्यक्रमों में ज्योतिष पढ़ाया जाएगा। अब जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब मैं दे रहा हूँ कि जैसे अलग अलग तरह के लोग ज्योतिष में आए, अलग अलग बिरादरी के, तो ज्योतिष और ज़्यादा महिमा मंडित हुआ, उसका ज्ञान और ज़्यादा प्रसारित हुआ। कहा जाता है कि ये इतना बड़ा ज्ञान है कि इसको
मतलब कई पीढ़ियां लग जाएं तो नहीं पढ़ सकती, इसके गूढ़ रहस्य को डिकोड कर सकती। अब जर्नलिज्म में जब मोबाइल जर्नलिज्म का ज़माना आया, सोशल मीडिया का ज़माना आया, तो मेरा ये मानना है कि यह अच्छा है। हर आदमी को अधिकार है अपनी बात कहने का। अब उसकी बात कहाँ तक पहुँचती है नहीं पहुँचती है उसके हाथ में नहीं है, लेकिन कम से कम मैं ये मानता हूँ कि सोशल मीडिया वो मीडिया है जो गाली को भी अडॉप्ट करता है जी, जो प्रवचन को भी अडॉप्ट करता है जी, जो योग से लेकर के ज्ञान ध्यान से लेकर के अंतरिक्ष से लेकर के जितनी तरह की बातें हैं आप सोशल मीडिया में, हेल्थ से लेकर के सब कुछ आपको मिलेगा। सोशल मीडिया एक ज्ञान का महासमुद्र बना है और उसके सहभागी यहाँ बैठे हुए हम आप और देश में छोटा से छोटा काम करने वाला और बड़ा से बड़ा काम करने वाला सारे लोग हैं जी। तो मैं मानता हूँ कि एक अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है। और जितने लोग इसमें जुड़ेंगे आएंगे, मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और सच के प्रति जो लोगों की अभिप्सा है, जानने की जो इच्छा है, वो और ज़्यादा बढ़ेगी और सच और ज़्यादा सामने निकल के आएगा। जी, अभी आपने जैसे एक हेल्थ शब्द नाम लिया, तो हेल्थ से मुझे याद आया कि भारत एक्सप्रेस ने भी हेल्थ पर एक शो शुरू किया है। बिल्कुल, जिसे लोगों द्वारा सुना, मतलब फीडबैक मिला है कि काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो और किस तरह के और शो इस तरह के कुछ प्लान कर रहे हैं जो? देखिए अभी एक हम योगा पे शो करने जा रहे हैं जी, और राजश्री मैडम पुणे से आई हैं उन मीटिंग करने के लिए। वो अयंगर योगा की बड़ी हस्ताक्षर हैं जी, और मुझे ये भारत एक्सप्रेस को इस बात का गौरव होगा कि उनके साथ हम लोग एक डेली शो करने जा रहे हैं। जी, तो योगा पर एक बड़ा शो हम करने जा रहे हैं और योग जो है भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। योग आज पूरी दुनिया करती है। यूनाइटेड नेशंस ने उसे विश्व योगा दिवस जो मनाने की तिथि निश्चित की है 15 जून, वो भारत के प्रयास से ही संभव हो पाया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसके लिए अथक प्रयास किया और आज पूरी दुनिया योग दिवस को मनाती है। जी, तो मैं योग के बारे में भी कहूँगा कि जिस तरीके से स्वामी रामदेव ने एक पैकेज बनाया योग का, अयंगर साहब ने जिस तरीके से योग पे अपना जीवन समर्पित किया, मुंगेर में जो योगा का स्कूल है, जैसे वहाँ पे लोनावाला में कैवल्य धाम या कोई योगा का सेंटर है वहाँ पे, और जो जागरूकता आई है योग को लेकर के वो बड़ी कमाल की है। और मेडिकल साइंस भी ये मानता है कि फिट रहने के लिए अपने सर्कैडियम रिदम को फॉलो करना और नेचर के पास रहना, जो योग हमें सिखाता है। और जो योग करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, जहां आप बैठे हैं वहीं से बदलाव शुरू हो सकता है। अच्छा, भारत एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क के विस्तार की, मतलब यानी एक्सपेंशन की क्या योजना है? जैसे हम सुन रहे थे पहले रीजनल चैनल्स उत्तराखंड, मैं अपनी बात पूरी कर दूं, बाकी जो जरूरी शोज़ हैं वो हम कर ही रहे हैं। बच्चों पे हम शो टाइम टू टाइम करते हैं, एंटरटेनमेंट पे करते हैं, इकोनॉमिक्स पे करते हैं। जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की टीम है वो टाइम टू टाइम अच्छी रिपोर्टिंग करती है। स्टिंग ऑपरेशन जो गायब हो गया था न्यूज़ मीडिया स्पेक्ट्रम से, उसको हम फिर से वापस लेके आए। व्यूज़ कम न्यूज़ ज़्यादा, यानी हम न्यूज़ में ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, प्लस जो करंट अफेयर है, जो डेली के डेवलपमेंट्स हैं, वो सब चैनल दिखाता है। चैनल है तो उसे दिखाना उसका धर्म है, तो वो हम दिखाते ही हैं। और प्लस जो मुझे लगता है कि मेरा मन चले तो मेरा जो सब्जेक्ट है अंतरिक्ष, आकाश, इस पर एक प्रोग्राम करना चाहिए। लेकिन कई बार फाइनेंशियल जो कंडीशनिंग होती है, जो हमारी सेल्स मार्केटिंग की टीम होती है, उसका भी उसमें बड़ा दखल होता है कि ये प्रोग्राम हमें चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए। अल्टीमेटली ये भी हमें देखना पड़ता है कि भाई इतना पैसा तो हमें कमाना है कि भाई महीने के आखिरी दिन जो नया महीना शुरू हो रहा है उसमें लोगों को सैलरी दी जा सके, चैनल के सारे खर्चे पूरे किए जा सके। तो जो कमर्शियल कॉल जिसको बोलते हैं वो भी हमें देखना पड़ता है। अदरवाइज तो मेरा तो बस चले तो मैं कई और तरह के प्रोग्राम शुरू करूं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं बन पाती। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में, क्योंकि बिल्कुल जब दिमाग में है, प्लानिंग है, योजना है, तो जाहिर सी बात है कि उसको टीवी पे ना करें, लेकिन डिजिटली करें, लेकिन करेंगे। जी। कुछ ऐसे यूनिक प्रोग्राम हम लेके आना चाहते हैं जो बड़े स्पेशलाइज्ड हैं,
जी। जो मेरे दिमाग में है उनको अभी मैंने ज़मीन पर नहीं उतारा है, लेकिन जल्दी ही करेंगे उसके बारे में। मतलब माना जाए कि आने वाले समय में जल्दी अगर स्थितियां अनुकूल रहती हैं करेंगे। तो जरूर और वो तो- बिजनेस चैनल की घोषणा मैंने कर दी है कि मई महीने में जी। भारत एक्सप्रेस बाजार हम लेके आ रहे हैं। और एक अखबार भी सर सुन रहे थे कि अखबार का सारा फॉर्मेलिटी हो गई, आरएनआई रजिस्ट्रेशन हो गया, जो उसकी जो स्टेचुटरी कंप्लायंसेज हैं वो भी चालू हो गई हैं। जी 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 लेकिन पहले मेरी प्रायोरिटी है कि भारत एक्सप्रेस बाजार को लॉन्च किया जाए, उसके बाद अखबार लॉन्च करेंगे। जी तो इसी साल में अखबार भी चले लॉन्च हो जाएगा। जी, हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं उसके लिए सर। धन्यवाद एक पंकज। लास्ट और एक छोटा सा सवाल था। एक फेक न्यूज़ लगातार चल रहा था, अब एक नया शब्द और आ गया, डीप फेक। हाँ, पीएम मोदी जी भी उसके शिकार हो चुके हैं एक बार, और बहुत सारे लोग उसके शिकार हो चुके सब हैं, हो चुके हैं। है ना। अब तो सरकार भी इस पर अलर्ट हुई है लगातार कि चलो जी इस पर कुछ बनाते हैं, योजना बनाते हैं। तो इसको आपको क्या लगता है कि ये कैसे क्यों बढ़ रहा है और इस पर हम कैसे रोक लगा सकते हैं, कुछ इस तरह का मैकेनिज्म? मैं इसको भी अच्छा संकेत मानता हूँ। जी क्या होता है कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी जी का बाई प्रोडक्ट है डीप फेक, जी तो सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जो है काम कर रही है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण ही जो है जो प्रॉब्लम आ रही हैं, तो उसके कारण सुविधाएं भी हैं। जी जैसे रोबोटिक सर्जरी भारत में, देश के कुछ हॉस्पिटल्स में, जैसे हिंदुजा हॉस्पिटल है, मैक्स है, फोर्टिस है, इन सब जो बड़े संगठित जो हॉस्पिटल्स हैं, उसमें रोबोटिक सर्जरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से की जा रही है, जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो चीज़ें डिज़ाइन हो रही हैं कि भाई कैसे, एक तरफ डर ये है कि बेरोज़गारी भी बढ़ेगी, लेकिन कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हमेशा ये चर्चा होती है। जैसे मशीनें आई तो लगा कि भाई लोगों का रोज़गार चला जाएगा, लेकिन जो ये गांधी जी कहते थे कि आदमी के लालच को मतलब कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है कि आदमी की ज़रूरत ये प्रकृति पूरा कर सकती है। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है तो आदमी की बेहतरी के लिए आ रहा है, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी तकनीक, लेकिन उसका बाई प्रोडक्ट भी होता है। जी तो बाई प्रोडक्ट ये है, जैसे डीप फेक हमें समझ में आया, जो क्या बोलते हैं, कुछ जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, जी वो भी इसका एक बाई प्रोडक्ट है। प्लस जो कहा जाता है कि दुनिया अगर एक दिन रोबोट चलाएंगे, ऐसा दिन कभी नहीं आने वाला, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो आदमी की जो कल्पनाएं हैं, आदमी का जो डर है, वो भी आदमी को बहुत सहयोग करता है। अगर हमारे अंदर डर न रहे तो हम संभल के चलना बंद कर देंगे, फिर जो है हम अपनी सुरक्षा करना बंद कर देंगे। जब आदमी आदि मानव था तो आदमी के डर ने ही उसे बचा रखा था। अदरवाइज उस टाइम में इंसेक्ट्स को छोड़ दिए जाए तो आदमी पृथ्वी पर सबसे कमज़ोर जीव था, लेकिन उसका डर जो है उसकी ढाल थी। उसी कारण से वो शाम होते ही, सूर्यास्त होते ही सुरक्षित जगह पे छुप जाता था और अपना बचाव करता था। तो रक्षा के लिए बचाव भी बड़ा ज़रूरी है। और देखिए, डरता बहादुर भी है, डरता कायर भी है। लेकिन कायर डरता है तो घर से नहीं निकलता, और बहादुर डरता है फिर भी करता है। क्या जो सीमा पे सैनिक खड़े हैं वो डरते नहीं? मैंने उनसे पूछा, वो भी डरते हैं, लेकिन वो सैनिक हैं और बहादुर इसलिए हैं कि डरते हैं फिर भी करते हैं, फिर भी देश के लिए लड़ते हैं, अपनी जान देते हैं। तो ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से ये जो डीप फेक है, साइबर फ्रॉड है, जो डिजिटल तरीके से जो चोरियां हो जा रही हैं, बैंक अकाउंट के अकाउंट खाली हो जा रहे हैं, तो अब जो नई जो सीआरपीसी आई है, जिसमें फोरेंसिक साइंस को बहुत इम्पॉर्टेंट बनाया गया है, और हर साल 9000 फोरेंसिक साइंस के जो वैज्ञानिक हैं वो क्रिमिनोलॉजी पढ़ के पुलिस के साथ काम करेंगे। अभी मैं गृह मंत्री जी का एक भाषण सुन रहा था, अहमदाबाद में वो गए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि जो 7 साल के ऊपर की सज़ा वाले जितने केसेस हैं, उसमें फोरेंसिक साइंस को मैंडेटरी किया गया है। कोई भी एफआईआर, कोई भी रजिस्टर केस किया जाएगा तो बिना फोरेंसिक साइंस मैनेजर के इनपुट के बिना वो एफआईआर दर्ज नहीं होगी, जो एक अच्छी सूचना है। एक तरीके से बहुत रोज़गार भी पैदा होगा और बहुत लोगों को नौकरी भी मिलेगी, और मुझे लगता है कि न्याय में जो है बहुत मदद भी इससे मिलेगी। तो बदलाव जो है समय की ज़रूरत है,
और अगर बदलाव नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि हम तरक्की नहीं करेंगे, और हम तरक्की नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है स्टैग्नेंसी आ जाएगी। स्टैग्नेंसी आ जाएगी तो कहीं ना कहीं दुर्गंध फैलेगी। जैसे पानी को एक तालाब में रोक दिया जाए और ताज़ा पानी उसमें न मिले तो जाहिर सी बात है पानी भी सड़ने लगता है। इसलिए समय की मांग है कि चीज़ें बदलें, और आज हम दुनिया के सबसे अच्छे युग में जी रहे हैं। कभी इससे अच्छा युग पहले नहीं था। रामायण में, महाभारत में भी चोरियों की, चोरों की, डाकुओं की चर्चा है। तो इसका मतलब उस टाइम में भी सब कुरीतियां रही होंगी, व्यभिचार रहा होगा। राम राज्य में भी इसकी चर्चा है, तो आज भी है। तो ये समाज का एक तरीके से अच्छा है तो बुरा है, दिन है तो रात है, खुशी है तो गम है, रोशनी है तो अंधेरा है। यानी सोसाइटी का जो पूरा मॉडल है वो डायलेक्ट्रिकल है, द्वंद्व पे टिका हुआ है। हमारी पृथ्वी भी द्वंद्व पे टिकी हुई है, आसमान में लटकी हुई है, लेकिन एक फोर्स है जिससे बंधी हुई है, एक फोर्स है जो हमें यहाँ बिठाए हुए है। वही किसी किसी की बॉडी में डिसबैलेंस हो जाता है तो आदमी बैठ नहीं पाता, उसके लिए उसको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। खड़ा नहीं हो पाता, चक्कर खा के गिर जाता है, उसके लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो जो द्वंद्व है जीवन में, सांस आ रही है तभी जा रही है, बिल्कुल। तो इसलिए जो है ये बड़ा जरूरी है बदलना। अच्छा, बदलाव की बात हुई, एक लास्ट सवाल सर छोटा सा, कि जो बदलाव की बात कही, कल्पना की बात कही, वही फिर नए भारत की बात पर हम आते हैं एक बार फिर, क्योंकि कैसे ये चैनल नए भारत की दिशा में अपने कदम जमाएगा, दूसरों से आगे रहेगा। क्योंकि जब नए भारत की बात हो रही है, बदलाव हो रहा है, बदलाव होगा भी, जैसा आपने कहा कि बदलाव निश्चित है, तो अपना चैनल भारत एक्सप्रेस चैनल कैसे दूसरों से इस मामले में आगे रहेगा नए भारत की दिशा में, और किस तरह के कदम उठाएगा? मैंने कहा ना कि हम वो लोग हैं जो, हमारे पास नए ज़माने की चुनौतियां हैं, तो हम प्रिमिटिव सोच के लोग नहीं हैं, पुरातन नहीं हैं। हम हमेशा नए का स्वागत करते हैं, आगत का स्वागत करते हैं। और मेरे पास प्रश्न अगर इस समय 22वीं सदी के हैं तो उत्तर भी हमारे पास 22वीं सदी के हैं। और हम नए भारत की आवाज़ इसलिए हैं कि आज की जो ज़रूरत है, जो सरोकारी जो पत्रकारिता थी वो बहुत तेज़ी से एजेंडा पत्रकारिता में कन्वर्ट हो रही थी। तो कम से कम हमने साल में 50 स्टिंग ऑपरेशन करके आम जनता को सशक्त बनाने की दिशा में काम किया है और सरकार को जगाने का काम किया है। और दूसरी बात कि हम एक साल के सफ़र में, हमें न कोई राइट विंग जर्नलिस्ट कह सकता है, न हमें लेफ्ट विंग जर्नलिस्ट कह सकता है, न हमें कोई गोदी मीडिया कह सकता है। हमने जर्नलिज्म के उन मानकों को हमेशा अपने प्रेजेंटेशन में, अपनी प्रस्तुति में इसका ध्यान रखा। और मुझे लगता है कि भारत सबका है, हम सब भारतवासी हैं, और अगर भारत की बात होगी तो हमारा चैनल सबसे आगे होगा, सबसे पहले होगा। और उस दिशा में सरकार की नीतियों के साथ हम कदम से कदम मिला के चलेंगे, क्योंकि भारत देश को जो सरकार नेतृत्व दे रही है, जाहिर सी बात है हम भी उसका हिस्सा हैं, हम उससे अलग नहीं हैं। लेकिन हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी ये है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका को उसकी ड्यूटी याद दिलाते रहना। एडमंड बर्क ने 1787 ईस्वी में पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण दिया था, तब जाकर के कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बाद एक शब्द जुड़ा, प्रेस। 1787 में, उससे पहले प्रेस नहीं था। और प्रेस का काम, जो एडमंड बर्क ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन थे, बहुत विचारक थे, बहुत बड़े चिंतक थे वो, तो उन्होंने कहा कि भाई ये कौन तय करेगा कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अच्छे से काम कर रही है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, प्रेस का होना बड़ा जरूरी है। और एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात को बहुत अच्छे से कहा कि अगर प्रेस विहीन राष्ट्र हो तो मैं ऐसे राष्ट्र का मुखिया होना पसंद नहीं करूंगा। मुझे जहाँ तक याद है, राष्ट्रपति जेफरसन ने बात कही थी, और बोले कि अगर सरकार हो और वो प्रेस विहीन हो तो ऐसे सरकार को मैं नहीं चलाना चाहूँगा। अगर सरकार हो और साथ में प्रेस भी हो तो मैं ऐसे सरकार का नेतृत्व करना चाहूँगा, लेकिन प्रेस विहीन सरकार का नेतृत्व मैं नहीं करना चाहूँगा। तो लोगों ने पत्रकारिता के सम्मान में, मीडिया के सम्मान में बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कही हैं। और मार्क ट्वेन एक बड़े विचारक हुए जिन्होंने कहा कि अगर आप समाचार पत्र पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं तो आपके पास जानकारी नहीं है, सही जानकारी नहीं है। और अगर आप समाचार पत्र और टेलीविज़न नहीं देखते हैं, देखते ही नहीं, तो आपके पास कोई जानकारी नहीं है।
बिल्कुल। तो उन्होंने बड़ा व्यंग किया इस पे, जी मार्क ट्वेन ने। तो एक पंकज, मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा जो 25 साल का करियर बीता जर्नलिज्म में, जी उसको अगर एक लाइन में कहा जाए तो मैं ये कहूँगा कि समय के साथ बहना बिल्कुल। और समय के साथ चलना और समय की रफ्तार पहचानना, यही जर्नलिज्म है। जी, तो हमारे साथ थे भारत एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क के सीएमडी और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय जी, जिन्होंने हमें बताया कि भारत एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल की एक लॉन्चिंग का 1 साल का सफ़र कैसा रहा और आगे उनकी क्या प्लानिंग है, क्या योजनाएं हैं एक्सपेंशन की। तो हम धन्यवाद देते हैं उपेंद्र राय जी को। उपेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जो धन्यवाद आपने समय पंकज, दिया। समय शुक्रिया। निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।